नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 90 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम 91 से लेकर 120 यानी कुल 30 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? विकल्प है ए 13वीं शती में, बी 15वीं शती में, सी 17वीं शती में या फिर डी 19वीं शती में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी 15वीं शती में। प्रश्न नंबर 92, निम्न में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? विकल्प देखिए, ए मराठी, बी हिंदी, सी मलयालम और डी गुजराती। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी मलयालम। प्रश्न नंबर 93, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कुल कितने चरण हैं? विकल्प देखिए, ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5 चरण। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 3 चरण। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? विकल्प देखिए, ए वररुचि ने, बी राजशेखर ने, सी भरत मुनि ने, डी हेमचंद्र ने। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी राजशेखर। प्रश्न नंबर 95, प्रकृति ही संस्कृतम ततः भवम तत् आगतम व प्राकृतम। उक्त वाक्य निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? ए पाणिनि का, बी भरत मुनि का, सी हेमचंद्र का या फिर डी रुद्रट का। तो यह सही जवाब होगा विकल्प सी हेमचंद्र का। प्रश्न नंबर 96, प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट के नाम से जाना जाता है? विकल्प देखिए, ए प्रथम को, बी द्वितीय को, सी तृतीय को, डी चतुर्थ को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी तृतीय को। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय था वो अपभ्रंश का उदयकाल रहा है और यह तृतीय प्राकृत के नाम से उस समय जानी जाती थी, जिसे बाद में अपभ्रंश या अवहट भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 97, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतिम रूप के बारे में बताना है। विकल्प है, ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत या फिर डी अपभ्रंश। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी अपभ्रंश। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश के बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उदय हो चुका था। प्रश्न नंबर 98, व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? विकल्प देखिए, ए भाषा के अर्थ में, बी साहित्य के अर्थ में, डी उद्दंडता के अर्थ में या फिर डी संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। प्रश्न नंबर 99 देखिए, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है? विकल्प है, ए 3वीं शताब्दी में, बी 5वीं शताब्दी में, सी 6वीं शताब्दी में या फिर डी 9वीं शताब्दी में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में होने लगा था। प्रश्न नंबर 100, सम्राट अशोक के समय में राजभाषा क्या थी? विकल्प है, ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश या फिर डी पाली। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी पाली। अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। प्रश्न नंबर 101, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? विकल्प देखिए, ए बौद्ध साहित्य में, बी जैन साहित्य में, सी नाथ साहित्य में या फिर डी रासो काव्य में। तो यहाँ सही जवाब होगा बी जैन साहित्य में। प्रश्न नंबर 102, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प है, ए पुराना, बी बिगड़ा हुआ, सी ग्रामीण या फिर डी बोलचाल। तो यहाँ सही जवाब होगा बी बिगड़ा हुआ। प्रश्न नंबर 103, अपभ्रंश का आरंभ कब से माना जाता है? विकल्प है, ए 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, बी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, सी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक या फिर डी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो यह सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय अपभ्रंश का आरंभ काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 104, अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? विकल्प देखिए, ए 8वीं शती में, बी 9वीं शती में,
सी 7वीं शती में, या फिर डी 10वीं शती में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए 8वीं शती में। यहाँ पे अपभ्रंश का आरंभ काल पूछा गया है और यहाँ पर साहित्य लेखन का काल पूछा गया है। तो साहित्य लेखन अपभ्रंश में 8वीं शती में शुरू हो चुका था। प्रश्न नंबर 105, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो विकल्प देखिए, ए संस्कृत से, बी पाली से, सी प्राकृत से, या फिर डी अवहत से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी प्राकृत से। जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्नों में पढ़ा था कि प्राकृत के तृतीय चरण को ही अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 106, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? विकल्प देखिए, ए पुष्पदंत को, बी स्वयंभू को, सी धनपाल को, या फिर डी शालिभद्र सूरी को। तो दोस्तों इसका जवाब कमेंट करके आपको बताना है। प्रश्न नंबर 106 का जवाब आपको कमेंट करके हमें बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 107, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? विकल्प देखिए, ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी शिव सिंह सेंगर ने, या फिर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो यहाँ सही जवाब होगा ए रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से कहा है। अब प्रश्न नंबर 108, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? यहाँ दोनों प्रश्नों में अंतर देखिए, यहाँ साहित्यिक अपभ्रंश की बात की है और यहाँ केवल अपभ्रंश की बात की है। तो प्रश्न नंबर 108 में विकल्प देखिए, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और डी राहुल सांकृत्यायन ने। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उत्तर को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर साहित्यिक अपभ्रंश की बात की गई है, जबकि यहाँ पर केवल अपभ्रंश की बात की गई है। प्रश्न नंबर 109 देखिए, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? तो यहाँ विकल्प है, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो प्रश्न नंबर 107 और प्रश्न नंबर 109 का उत्तर एक है, और प्रश्न का जो तरीका है उस पर आप गौर जरूर करें। प्रश्न नंबर 110 देखिए, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विकल्प देखिए, ए पतंजलि ने, बी भरत मुनि ने, सी राजशेखर ने, या फिर डी भामाशाह ने। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए पतंजलि ने। पतंजलि ने सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 111, अपभ्रंश में कुल कितनी व्यंजन ध्वनियां थी? विकल्प है, ए 20, बी 30, सी 33, या फिर डी 36। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 30। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 30। अपभ्रंश में कुल 30 व्यंजन ध्वनियां हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 112, भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद स्वीकार किए हैं? विकल्प देखिए, ए 3, विकल्प देखिए, ए 3, बी 4, सी 7, या फिर डी 8। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 3। प्रश्न नंबर 113, किस भाषा में ट वर्ण की प्रधानता रहती है? विकल्प है, ए अवहट में, बी पुरानी हिंदी में, सी अपभ्रंश में, या फिर डी प्राकृत में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अपभ्रंश में। अपभ्रंश भाषा में ट वर्ण की प्रधानता रहती है। प्रश्न नंबर 114 है, अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? विकल्प देखिए, ए राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा में, बी भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में, सी कालिदास कृत विक्रम और वशीयम में, या फिर डी धर्म सूरी कृत जम्बू स्वामी रास में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में। प्रश्न नंबर 115, हिंदी के सबसे निकट कौन सी भाषा है? विकल्प है, ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, या फिर डी अवहट। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी अवहट। प्रश्न नंबर 116, निम्न में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा है? विकल्प है, ए डॉक्टर नगेंद्र ने, बी सुनीति कुमार चटर्जी ने, सी रामविलास शर्मा ने, या फिर डी किशोरीदास वाजपेयी ने। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सुनीति कुमार चटर्जी ने। प्रश्न नंबर 117 देखिए, अपभ्रंश को अभिरो की भाषा किस आचार्य ने कहा है? विकल्प देखिए, ए वररुचि ने, बी पतंजलि ने, सी दंडी ने, या फिर डी कात्यायन ने। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी दंडी ने। प्रश्न नंबर 118, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय
आम बोलचाल की भाषा कौन सी थी? विकल्प है ए अवहट, बी पाली, सी देश भाषा या फिर डी हिंदी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी देश भाषा। प्रश्न नंबर 119, आदिकाल की असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभाष हिंदी है। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प देखिए ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर डी रामचंद्र शुक्ल का। तो यह सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 120, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? विकल्प है ए हेमचंद्र, बी स्वयंभू, सी जोइंदु या फिर डी रामचंद्र। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के 30 प्रश्न और देखेंगे। उम्मीद है वीडियो में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर आपको पसंद आए होंगे। वीडियो में दिए गए प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।